जैसा कि आप जानते हैं कि 1980 का दशक हॉरर फिल्म मेकर्स रामसे ब्रदर्स के लिए सुनहरा दौर था। पुराना मंदिर, वीराना और तहखाना जैसी सुपरहिट हॉरर फिल्मों के बाद रामसे ब्रदर्स ने एक ऐसी महत्वाकांक्षी फिल्म शुरू की जिसका नाम था ओम। इस फिल्म का निर्देशन श्याम रामसे और तुलसी रामसे कर रहे थे, जबकि इसकी कहानी और निर्माण की जिम्मेदारी कुमार रामसे के पास थी। इस फिल्म में पहली बार रामसे ब्रदर्स ने इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक साथ जोड़ा था। मुख्य भूमिका में थे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, उनके साथ मंदाकिनी, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, गुलशन ग्रोवर, कुलभूषण खरबंदा, अवतार गिल, सतीश शाह, श्रीराम लागू, रजा मुराद, आलोक नाथ, प्रीति सप्रू, तेज सप्रू और अन्य कई कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी तैयार कर रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म ओम को साल 1976 में हॉलीवुड की सुपरहिट हॉरर फिल्म द ओमेन के हिंदी रूपांतरण के रूप में विकसित किया जा रहा था। रामसे ब्रदर्स इस कहानी को भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में ढालना चाहते थे ताकि विदेशी कहानी भारतीय दर्शकों से जुड़ सके। कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए सबसे पहले देव आनंद साह से संपर्क किया गया था। बताया जाता है कि लगभग 1980 से देव आनंद लगातार रामसे ब्रदर्स से इस फिल्म को बनाने की इच्छा जता रहे थे, लेकिन कई वर्षों तक परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अंततः मुख्य भूमिका राजेश खन्ना को मिली और उनके साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उस समय तक रामसे ब्रदर्स की पहचान कम बजट वाली हॉरर फिल्मों की थी, लेकिन ओम उनके लिए बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट था। बड़े सितारे, महंगा सेट, चर्चित संगीतकार और विदेशी कहानी, इन सब के कारण इसका बजट भी रामसे ब्रदर्स की पिछली फिल्मों की तुलना में काफी बड़ा माना जा रहा था, इसलिए इसे उनके करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और कई दृश्य फिल्माए भी जा चुके थे, लेकिन अचानक यह प्रोजेक्ट रुक गया। आधिकारिक तौर पर फिल्म के बंद होने का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अलग अलग फिल्मी स्रोतों में वित्तीय समस्याओं, निर्माण संबंधी अड़चनों और वितरण से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें से किसी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। गौरतलब है कि इस फिल्म का संबंध साल 1972 में जेमिनी गणेशन स्टारर तेलुगु फिल्म शांति निलयम से भी बताया जाता है। हालांकि अधिकांश फिल्म इतिहासकार और उपलब्ध स्रोत द ओमेन को ही इसका प्रमुख आधार मानते हैं। साल 2023 में रिलीज हुई वेब सीरीज अधूरा के बारे में भी कुछ स्रोतों का यह दावा है कि उसके कई दृश्य द ओमेन से प्रेरित है। इसी वजह से रामसे ब्रदर्स की अधूरी फिल्म ओम का नाम एक बार फिर चर्चा में आया था, क्योंकि यह भी उसी हॉलीवुड क्लासिक फिल्म पर आधारित मानी जा रही थी। आज ओम हिंदी सिनेमा की सबसे रहस्यमय और चर्चित अनरिलीज्ड फिल्मों में गिनी जाती है। अगर यह फिल्म पूरी होकर रिलीज हो जाती तो संभव है कि ये रामसे ब्रदर्स की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म बनती और राजेश खन्ना के फिल्मी सफर में एक अनोखा अध्याय जोड़ती। लेकिन अफसोस, बड़े सितारों, बड़े बजट और दिलचस्प कहानी के बावजूद यह फिल्म हमेशा के लिए अधूरी रह गई। गौरतलब है कि 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में राजेश खन्ना ने अपने अभिनय करियर के साथ साथ फिल्म निर्माण में भी सक्रियता शुरू की। इसी दौरान उन्होंने एक महत्वाकांक्षी फिल्म पुलिस के पीछे पुलिस बनाने की योजना बनाई। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार B.R. इशारा करने वाले थे, जबकि संगीत की जिम्मेदारी राहुल देव बर्मन को सौंपी गई थी। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी आकर्षक थी। इसमें राजेश खन्ना के साथ अर्चना पूरन सिंह, फरहान नाज, ओम शिवपुरी, सफी इनामदार और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों को शामिल किया गया था। इस फिल्म की सबसे खास बात यह थी कि राजेश खन्ना स्वयं इसके निर्माता थे। वे इसे एक बड़े स्तर पर बनाना चाहते थे और इसे हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म विटनेस से प्रेरित होकर भारतीय दर्शकों के लिए रूपांतरित कर रहे थे। मूल फिल्म में इंडियाना जोन्स फेम हैरिसन फोर्ड ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसकी कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती थी जो एक हत्या का चश्मदीद गवाह बन जाता है, जिसके बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक पुलिस अधिकारी उठाता है। फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह थी कि उस समय की नई अभिनेत्री सोनम को भी इसी फिल्म के जरिए राजेश खन्ना लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन फिल्म की तैयारी के दौरान लगातार देरी होती रही। इसी बीच राजेश खन्ना को पता चला कि लगभग इसी कहानी पर अभिनेता गोविंदा की फिल्म हत्या बन रही है, जो कि 1988 में रिलीज भी हो गई। जब हत्या रिलीज हुई तो राजेश खन्ना को लगा कि पुलिस के पीछे पुलिस की कहानी दर्शकों को दोहराव जैसी लगेगी। एक ही विषय पर दो फिल्मों के आने से उनकी फिल्म का प्रभाव कम हो सकता है। इसी कारणवश उन्होंने फिल्म के निर्माण को आगे बढ़ाने के बजाय उसे रोक देना ही उचित समझा। इधर फिल्म में लगातार हो रही देरी का असर अभिनेत्री सोनम के करियर पर भी पड़ा। लंबे इंतजार के बाद उन्होंने राजेश खन्ना की इस फिल्म का इंतजार छोड़ दिया और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्म विजय साइन कर ली। इसके बाद पुलिस के पीछे पुलिस दोबारा कभी शुरू नहीं हो सकी। आखिरकार राजेश खन्ना ने इस परियोजना को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। इस तरह एक ऐसी फिल्म जिसमें शानदार कलाकार, लोकप्रिय संगीतकार और एक चर्चित हॉलीवुड फिल्म का भारतीय रूपांतरण देखने को मिल सकता था, कभी पर्दे तक नहीं पहुंच सका। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजेश खन्ना के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म जय जय शिव शंकर की। अगर यह फिल्म रिलीज हो जाती तो दर्शकों को पहली और आखिरी बार अलग हो चुके पति पत्नी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिलती, लेकिन अफसोस यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। साल 1987 में इस फिल्म की घोषणा हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में राजेश खन्ना सिर्फ इसके निर्माता थे। निर्देशन की कमान उस समय के सफल निर्देशक S
ए चंद्रशेखर के हाथों में थी। फिल्म की पहली स्टार कास्ट भी बिल्कुल अलग थी। मुख्य भूमिकाओं के लिए विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ को साइन किया गया था, लेकिन बाद में राजेश खन्ना ने खुद फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की जगह जितेंद्र और जैकी श्रॉफ की जगह पर चंकी पांडे को लिया गया। इस तरह फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ही बदल गई। फिल्म में राजेश खन्ना, जितेंद्र, चंकी पांडे, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लन, संगीता बिजलानी और निरूपा रॉय जैसे कलाकार नजर आने वाले थे। संगीत की जिम्मेदारी राहुल देव बर्मन के पास थी, जबकि गीतों को आवाज दी थी अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, आशा भोसले और अलका याग्निक ने। इस फिल्म से जुड़ा एक बेहद भावुक पहलू कुछ यूँ है कि राजेश खन्ना की पहचान हमेशा किशोर कुमार की आवाज से जुड़ी रही, लेकिन सितंबर 1987 में किशोर कुमार साहब के निधन के बाद यह फिल्म शुरू हुई। ऐसे में पहली बार राजेश खन्ना के लिए लगभग सभी गीत अमित कुमार ने गाए। यह बदलाव दर्शकों के लिए भी बिल्कुल नया था। फिल्म का एक रोमांटिक गीत मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिल्माया गया था। उस दौर में विदेशों में शूटिंग करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता था। एक और खास बात यह थी कि शुरुआत में इस फिल्म के लिए सुजाता मेहता को चुना गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह डिम्पल कपाड़िया को लिया गया। वहीं अर्चना पूरन सिंह भी कुछ समय तक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे, लेकिन बाद में उन्हें भी बदल दिया गया। यही नहीं, उस समय बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे अक्षय कुमार भी इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने राजेश खन्ना के दफ्तर पहुंचे थे। बताया जाता है कि वे चंकी पांडे वाले किरदार के लिए आए थे, लेकिन उन दिनों राजेश खन्ना बेहद व्यस्त चल रहे थे, इस कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। बाद में यह भूमिका चंकी पांडे ने निभाई। इस फिल्म की एक और ऐतिहासिक अहमियत थी। 1984 से अलग रह रहे राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने इसी फिल्म में साथ काम किया। अगर फिल्म रिलीज होती तो दर्शकों को वास्तविक जीवन के इस चर्चित दंपति को पहली और आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलता। बताया जाता है कि जय शिव शंकर की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन वित्तीय समस्याओं, वितरण की दिक्कतों और बदलते फिल्मी माहौल के कारण इसे कभी सिनेमा घरों तक पहुंचाया नहीं जा सका। इस तरह से धीरे धीरे यह फिल्म हमेशा के लिए डिब्बा बंद होकर रह गई। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म अलग अलग के बाद राजेश खन्ना पहले आंसू नाम की एक फिल्म बनाने वाले थे, जो अंग्रेजी फिल्म लेस से प्रेरित बताई जा रही थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने जय शिव शंकर और पुलिस के पीछे पुलिस शुरू की, मगर दुर्भाग्य से दोनों ही फिल्में कभी रिलीज नहीं हो सकी। खैर, यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि बाजीराव मस्तानी की कहानी सबसे पहले संजय लीला भंसाली नहीं बल्कि मनमोहन देसाई बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे, और इस फिल्म में बाजीराव बनने वाले थे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जबकि मस्तानी के किरदार के लिए चुना गया था हेमा मालिनी जी को। 70 के दशक के मध्य में मनमोहन देसाई ने इस ऐतिहासिक और भव्य फिल्म की घोषणा की थी। ये अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनने वाली थी। फिल्म के लिए शानदार टीम तैयार की गई थी। निर्देशन की कमान खुद मनमोहन देसाई संभाल रहे थे। संवाद लिखने की जिम्मेदारी कादर खान साहब को सौंपी गई थी। संगीत देने वाले थे मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जबकि गीत लिख रहे थे आनंद बख्शी। इतनी मजबूत टीम को देखकर ट्रेड पंडितों को विश्वास था कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक फिल्मों में शामिल होगी। फिल्म की घोषणा के बाद ट्रेड मैगजीन्स में इसके विज्ञापन भी प्रकाशित हुए और एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया था, लेकिन अफसोस ये सपना भी कभी हकीकत नहीं बन सका। दरअसल उस समय राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और मनमोहन देसाई तीनों ही अपने अपने करियर में सबसे व्यस्त दौर से गुजर रहे थे। लगातार फिल्मों की शूटिंग के कारण तीनों की तारीखें एक साथ मिल पाना बेहद मुश्किल हो गया। बार बार होने वाली देरी के कारण फिल्म की तैयारी आगे नहीं बढ़ सकी। समय बीतने के साथ फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी बदलने लगा। बढ़ती देरी और बदलते ट्रेंड को देखते हुए मनमोहन देसाई ने आखिरकार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लगभग 1979 के आसपास हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर यह फिल्म बन जाती तो दर्शकों को पहली बार राजेश खन्ना को वीर पेशवा बाजीराव और हेमा मालिनी को मस्तानी के रूप में देखने का मौका मिलता। करीब 3 दशक बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली ने इसी ऐतिहासिक प्रेम कहानी को नए अंदाज में पर्दे पर उतारा। इस बार रणवीर सिंह ने बाजीराव और दीपिका पादुकोण ने मस्तानी का किरदार निभाया और फिल्म ने इतिहास रच दिया। राजेश खन्ना के फिल्मी करियर से जुड़ी एक सूचना यह भी थी कि साल 1984 से 85 के दौरान निर्देशक शक्ति सामंत ने एक नई फिल्म की घोषणा की थी, जिसका नाम था आपके काबिल। यह फिल्म उस दौर के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म के हीरो के रूप में सबसे पहले राजेश खन्ना को साइन किया गया था। फिल्म का निर्माण सुरेश ग्रोवर अपने रोहिताशा मूवी बैनर के तले कर रहे थे। इसकी कहानी और पटकथा कौशल भारती ने लिखी थी, जबकि संगीत की जिम्मेदारी दिग्गज संगीतकार रवि साहब को सौंपी गई थी। लेकिन फिल्म के निर्माण के दौरान परिस्थितियां बदल गयी। किसी कारणवश राजेश खन्ना इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए। माना जाता है कि डेट्स की समस्या और कास्टिंग में बदलाव के चलते उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद फिल्म के मुख्य किरदार के लिए ऋषि कपूर साहब को साइन किया गया। नए स्टार कास्ट में ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे, अमृता सिंह और सुरेश ओबरॉय जैसे अन्य कलाकार शामिल थे। उम्मीद की जा रही थी कि शक्ति सामंत के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म पारिवारिक और संगीतमय फिल्म साबित होगी। हालांकि मुख्य अभिनेता बदलने के बाद भी फिल्म की किस्मत नहीं बदली। प्रोडक्शन कई कारणों से आगे नहीं बढ़ सका और अंततः
आपके काबिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिल्म अधूरी रह गई और कभी सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं पाई। इनके अलावा खन्ना साहब की कुछ और फिल्में अधूरी रहीं, जैसे कि साल 1980 में घोषित सपने अपने अपने, 1987 में घोषित गोरा, 1995 में घोषित किस काम के ये रिश्ते आदि। इनकी कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज नहीं हो पाई जिनमें इन्होंने कैमियो रोल किए थे, जैसे कि साल 1990 में घोषित घर का उजाला, 2009 में घोषित फर्स्ट टाइम पहली बार और ब्लैकमेलर, 2010 में घोषित विजय विनर ऑल द वे, 2011 में घोषित 6 दिसंबर आदि। तो ये थी राज खन्ना की उन फिल्मों की सूची जो कभी सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं पाई। उम्मीद है कि ये आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।